cineinc.com। एक इंटरव्यू की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा वो ये है कि जो इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर रही हैं एक लंबे अरसे मार्गरेट थैचर, मिसेस थैचर, मार्गरेट थैचर, उनका महेंद्र कौल साहब ने कई बार इंटरव्यू किया। एक इंटरव्यू यहाँ मिसेस थैचर ने डांटा उनको, यहाँ पर ये मजाक बन गया था कि मिसेस थैचर इनकी गर्लफ्रेंड है वो लेकिन बड़ा फ्लर्ट करते थे उसके साथ। एक दिन गए डाउनिंग स्ट्रीट, बुलवाया गए तो वो ऊपर से सीढ़ियों से उतर रही थी, तो इन्होंने कहा वाओ प्राइम मिनिस्टर, नो वंडर Arabs are putting so much money into your coffer because you are so beautiful. कहती है you think so? You think I'm beautiful? इन्होंने कहा of course I think, I don't only think so, I believe in it. तो वो उसको बड़ा अच्छा लगता था फ्रेंड का। ये कहानी जो है आपको बताऊं मैं, आपने मुझे सुनाई है, पहली बार मैं आपसे सुन रहा हूँ, और अच्छी बात है कि आपने इतना बड़ा राज मेरे सामने खोल दिया। लेकिन मैंने ये कहानी बहरहाल, ये जो लंदन का बहुत मशहूर अखबार है टेलीग्राफ, ये उसमें छपी हुई है कहानी। उसमें ये है कि महेंद्र कौल किस तरह से फ्लर्ट किया उन्होंने मिसेस थैचर के साथ। ये हिंदूजाज इनको हमेशा जब उसको बुलाते थे तो इनको ज़रूर बुलाते थे और इनको फूल देते थे खास। हमारे सामने ज़रा प्राइम मिनिस्टर को फूल दो, हम तो आप दोनों की शक्ल देखना चाहते हैं। अच्छा। मेरे को कह रजनी बहन तुम उधर देखो, रजनी बहन उधर देखो तो ये उन्होंने मजाक बनाया हुआ था। मिसेस थैचर को जाके फूल देते थे। लेकिन मिसेस थैचर की क्या याददाश्त थी। पहली बार जब मैं उनके मिली, हम मुझको भी 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंच पे बुलाया गया, बीइंग मिसेस महेंद्र कौल। उस वक़्त नहीं, उससे पहले कहीं पे मिली। दोबारा जब मिली तो मुझे कहती है हेलो हाउ इज बुश हाउस। आई वाज स्टन्ड। मैंने कहा 3-4 साल के बाद इस औरत को बुश हाउस याद है। कमाल है, ये बात है। वो भी बहुत ही कमाल थी। तो महेंद्र कौल तो अपने आप में इतने बड़े लेजेंड हैं कि उनके ऊपर जो पूरे 2 घंटे की 2.5 घंटे की फिल्म बने तो भी कम है, इसलिए कि एक से एक बड़ी शख्सियत उस जमाने की, उसका इंटरव्यू करना और इतने कॉन्फिडेंस से सारी चीजें। सबसे ज़्यादा उनका जो लोग इंडिया वाले मजाक बनाते हैं, वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे थोड़ी देर के लिए, मोरारजी देसाई ने तो कहा महेंद्र भाई आपको शर्म नहीं आती, वो तो पीटने को तैयार हो गए थे इनको। अच्छा। इतना इन्होंने कहते हैं मुझे पता है आप शराबी हैं, आप इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। इन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब कोई कुछ पीता, कोई कुछ पीता और हम लोग। अच्छा, तुम्हें हंसी की बात जो सबसे मेरे लिए सुख की बात, हमारे पार्टनर इंडिया के गेलॉर्ड वाले अपनी समधियों के लिए, उनके बेटे की सगाई हुई बड़े अमीरों का घर, ये लोग यही कुछ करते रहते हैं व्यापारी लोग, तो उनके समधी कुड़म जिसे पंजाबी में कहते हैं, उन्होंने कहा कि 12 जीन्स ले आओ या 12 या 14। तो वो फ़ोन करते हैं कौल साहब आप आ रहे हो ना दिल्ली, 12-14 जीन्स ले आना। इन्होंने कहा लामा साहब हम 12-14 जीन्स, वज़न की बात तो मैं पैसे दे दूँ, लेकिन बक्स खोल के देखते हैं वो समझेंगे कि मैं जीन्स बेचने आया हूँ। तो कहने लगे नहीं कोई, ओहो कौन सा मेरा आदमी जाएगा, हम रोज़ वहाँ से चीज़ें लाते हैं। और ही वुड हैव डन इट बट ही फॉरगॉट। अच्छा, अब जब हम, कल्याणी को 7-8 साल की थी, जब हम एयरपोर्ट पहुँचे दिल्ली के, वो कहें आप अपने बक्स लाओ, वो खोलते थे उस ज़माने में, अब भी खोलते होंगे। तो ये हम महेंद्र मेरी तरफ देखे, मैं उनकी तरफ देखूं। कल्याणी को बड़ा गुस्सा आया, 2-4 मिनट कहती है फॉर गॉड सेक प्ले देम एंड डू समथिंग, आई कांट स्टैंड हियर फॉर यू ऑल द टाइम। 9 साल की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। उन्होंने बक्स उठाए और एक बक्स के ऊपर हाथ रखा और उसके ऊपर लिखा था महेंद्र कौल। मैं पैसे गिन रही हूँ कि हमारे पास कितने, मैं 200-400 रुपये साथ लेके आती थी कि जाते वक्त काम आते हैं एयरपोर्ट पे। तो कहते हैं वो आदमी जो देख रहा था वो कहता है भाई जी इधर आना, 2-4 जनों को और बुला लिया, ये देखो ये कौन आया है। तो हम डर के मारे कांप रहे हैं। कहते ये महेंद्र कौल आया है जिसने हमारे
परम पूज्य जो भी कहा उसने जबान में, हमारे प्रधानमंत्री को ऐसी जूतियां खिलाई हैं कि दिल हमारा ठंडा हो गया। जी महेंद्र कौल आया, वो कहने लगे साहब आप ये बख्श लो, आप चाय पी के जाओ, आपको जो कुछ चाहिए चाय। दे ऑल हेटेड हिम सो मच, दे थॉट महेंद्र कौल हैज डन द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। उन्होंने क्योंकि मोरारजी देसाई को एक्सपोज कर दिया, थोड़ा सा कर दिया, और ये पीने पिलाने के मामले पे, इस खाली पीने पे नहीं, इसलिए कि मोरारजी देसाई को कुछ और पीने का शौक था। वो कह रहा था बार बार पटेल पटेल पटेल, तो इन्होंने कहा कि एक ज़माने में एक और भी होते थे, छोटा सा नाम था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनका भी नाम हमको लेना होगा। इन्होंने कहा, वो कहते हैं आप क्या चाहते हैं, होगी उनकी भी, आई मीन यू कैन गेट इट फ्रॉम द BBC, ये कहते हैं क्या करूं, वो कहते हैं उठ के सवेरे माला जपूं, नेहरू 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 जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू। हाँ, सारी इंटरव्यू लड़ाई की थी, लड़ते रहे, तो सिर्फ पटेल की बात करते थे और कोई बात नहीं करते। मोरारजी भाई कमाल की बात है रजनी जी, आपने खुद ही किस्सा सुना दिया, मुझे तो ये पता भी नहीं था। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि मोदी जी भी यही करते हैं। हाँ, मोदी भी। अरे भैया हम भी सब देख रहे हैं। और मैं आपको बता रही हूँ कि नेहरू का नाम ना जाए कहीं। मैं आपको बता रही हूँ, आज तक मैं किसी कश्मीरी पंडित को नहीं मिली जिसने कहा हो कि हम इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये बात ज़रूर है कि जब उनको निकाल दिया गया, मेरी अपनी ननद को, इनकी बहन को रात को 12 बजे उनको, उनकी फैमिली को सारों को जम्मू पहुंचा के हमने दिल्ली पहुंचवाया, उनके घर वहीं रह गए। जिस वक्त निकाला गया खतरा बन गया था कि ये कि कश्मीरी मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों को मारा, एक को भी नहीं मारा। वो बात नहीं हुई जो पंजाब में हुई, कुछ भी किसी ने कुछ। नॉट ओनली दैट, इवन अप टू नाउ कश्मीरी पंडितों के जो घर बाग वाग हैं, मुसलमान जो साथ रहते हैं वो उसकी खेती बाड़ी करते हैं। कोई दिल्ली जा रहा होता तो कहते हैं या ये दे आना, इतने पैसे मिले थे उनके, या उनको थोड़ी सी ये दे दो, ये बादाम दे दो, उनके बाग के हैं। मैंने इतनी प्यार मोहब्बत, मैं पेशावर में भी, फिर भी हम वहाँ थोड़े लोग थे और पठान लोग हमको समझते थे कि उनको तरस आता था हम पर, और कोई मारता नहीं था, कोई कुछ नहीं कहता था। लेकिन कश्मीर में वो बात नहीं थी। द फर्स्ट थिंग दैट स्टन में, वो एक ही गली में हिंदू मुसलमानों के घर थे, एक ही घर से निकल कर दूसरे घर में, बिकॉज आई केम फ्रॉम पेशावर एंड आई नेवर वेंट टू अ मुस्लिम हाउस अनलेस somebody took me, and Hindus and Muslims didn't go to each other's house. मुसलमान लोग हिंदुओं की बड़ी सुरक्षा रखते थे, हिंदुओं के घर गलियों में होते थे, खुले बाज़ार में नहीं होते थे कि कोई कुछ मारे ना, क्योंकि ये अफ़गान लोग थे जो हमारी हिफाजत करते थे। शहरी मुसलमान नहीं, उनको नफ़रत नहीं थी पर उनको कोई इज़्ज़त भी नहीं थी। ये तो बादशाह अली ख़ान और वो लोग जो आते थे, ये बेचारे मस्कीन गरीब, ये थोड़े से हिंदू हैं अपने बेचारे, और जब झगड़े हुए तो गलियों में आ जाते थे। किसी माइयों बहनों कोई डर नहीं है, तुम्हारा बेटा इधर है, तुम्हारा बाप इधर है, तुम्हारा भाई इधर है, पहले हमारा खून करेगा फिर तुम्हारे घर आएगा, तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं। एक आदमी का खून नहीं गिरा किसी को। सब लोग पेशावर से और आसपास की जगहों से, सबसे उधर से अमृतसर से भरी हुई लाशें आ रही थी मुसलमानों की, अखबारों में निकलता था, टेलीविज़न तो नहीं होता था, हमको भी पता चलता था। हम लोग बड़ी देर से आए इसलिए कि मुझे पता था कि हम जैसे निकलेंगे पेशावर से मेरी शादी हो जाएगी, क्योंकि हर 15-14 साल की लड़की कोई लड़का मिले पंजाब में उसकी शादी कर दो। वो समझते थे एक दफ़ा शादी की दी तो वो सेफ़ हो गई, फिर उसको कोई डर नहीं, या कम से कम हमारी बेटी नहीं है, वो उनकी बहू है। तो मुझे इस बात को मैं कहती थी जिस दिन आप कहोगे हम जाएंगे पेशावर से, हमारे 7 छत का मकान था मेरे नाना का, मैं ऊपर से चला गया। मैंने घर वालों को बहुत दुख दिए हैं, लेकिन जिन्ना साहब आए पेशावर, उस शाम को कुछ हिंदू लोग, आर्य समाजी, हर घरों में बहुत सारे हिंदू चले गए थे, तो हर घर में जाके हरी को पिस्तौलें, बंदूकें जो भी उनके पास थे, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, सिर्फ सुना। मेरे मामा बहुत डरपोक थे, उनको भी पकड़ा गए, उनके तो हाथ कांप रहे, पहले वो गिर ही जाते डर के मारे। कह गए कि आज रात जिन्ना साहब आ रहे हैं, वो यहाँ स्पीच देंगे और फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी तक तो लोकल मुसलमानों ने हमारी बड़ी मदद किया हर तरह से, लेकिन आज रात क्या होगा हम जानते नहीं। तो अब मेरे मामा तो पकड़ते भी नहीं थे, कहते थे वहाँ रख दो, ये मेरे से नहीं होगा। हो गई, किसी ने, जिन्ना साहब आए
पेशावर में कुछ नहीं हुआ, ना जिन्ना साहब ने कोई गलत बात कही, ना कोई भड़काने की बात कही, कुछ भी नहीं हुआ। 2 प्रोग्राम मैंने ऐसे किए हैं जो शायद किसी ने नहीं किए, शायद उन्होंने कुछ किया अपनी तरफ से बड़ा अच्छा। एक तो बच्चों के प्रोग्राम में बच्चे आते थे, अंग्रेज़ बच्चे, एक अंग्रेज़ लड़की और एक अंग्रेज़ लड़का, उनसे मैं सवाल पूछती थी और वो अंग्रेज़ी में जवाब देते थे जो मैं साथ साथ ट्रांसक्राइब करती जाती थी। तो बच्चे इंडिया से जो चिट्ठी लिखते थे वो उनको, इंडियन बच्चे भी थे, कैलाजी के बच्चे आते थे, औरों के बच्चे आते थे। तो वो मेरा वाला प्रोग्राम, अब आपने कहा तो मैं कह रही हूँ, उर्दू वालों को भी सुनाया गया, बंगला वालों को भी सुनाया गया, जहाँ जहाँ बच्चों का प्रोग्राम होता था उनको सुनाया गया कि ये होता है बच्चों का प्रोग्राम जिसमें बच्चे होते हैं और बच्चों की बातें होती हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि मैं अपनी बताऊं, सारी ज़िंदगी में मैंने जो सबसे बड़ी अचीवमेंट की वो बीबीसी में हुई, वो ये हुई कि मेरा एक ही कान है, मेरा एक कान कब का ख़त्म हो चुका है। मैंने कभी एडिटिंग करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था और मैं वैसे मैकेनिकल बातों में कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे से दरवाज़ा भी नहीं खुलता, मैं चोर बन ही नहीं सकती, कोई दरवाज़ा अपना भी नहीं खुलता। तो वो वहाँ पे एडिटिंग करना ज़रूरी था, वो मुझे आता नहीं था। तो अब आखिर जब बच्चों का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, बाल जगत मेरे, जब मैं रिटायर हुई और मैंने जितने साल काम किया, मेरा प्रोग्राम कभी किसी ने नहीं किया। मैं इंडिया जाती थी, मैं क्योंकि पॉलिटिकल तो नहीं थे ना, करके जाती थी, टेप दे के जाती थी, सब कुछ करके तो बाल जगत जो आखिरी था, उस बाल जगत मैंने ये किया था कि एक दिन स्पुतनिक से दो बच्चे ऊपर, एक चाचा और एक भतीजा, रजनी जी का बाल जगत सुनते हैं और वो रेडियो लगा लेते हैं और बाल जगत सुनते हैं। और बांगड़ू चाचा और मुनमुन, बच्चा मुनमुन और बांगड़ू चाचा। और बांगड़ू चाचा को मुनमुन सिर्फ ये कहता था, बांगड़ू चाचा अगर मैं ये कर दूँ तो मुझे गाना गाने दोगे, क्योंकि जो मेरी अपनी चाह सारी ज़िंदगी की रही है वो, उसमें मैं अंग्रेज़ी के राइम्स गाती थी अंग्रेज़ी ढंग से। तो वो हमेशा बांगड़ू चाचा, इस वक्त नहीं मुनमुन, हमें तुम्हारा गाना नहीं सुना, तुम ये करो। तो जो कुछ करते थे उसमें अवतार मरवाह, साइंस के बारे में बताते थे, इस तरह के लोगों की रोल्स रखे हुए थे। कमाल मेरी अपनी नज़र में सारी ज़िंदगी का बड़ा ये है कि लास्ट प्रोग्राम जो था वो मैंने सेल्फ ऑप में कभी नहीं सीखा कुछ, मुझे कुछ करना नहीं आता था। पर उस दिन मेरे आखिरी दिन थी, दूसरे दिन हमें इंडिया जाना था, मैंने बांगड़ू चाचा का और मुनमुन का रोल किया, दोनों खुद किए। मुनमुन सारा वक्त रो रहा है, बांगड़ू चाचा से प्यार कर रहा है, मुनमुन कह रहा है कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि रजनी दीदी चली गई हैं। तो 20 मिनट का प्रोग्राम, एक गलती नहीं की, 20 मिनट का प्रोग्राम, कोई एडिटिंग नहीं हुई, सेल्फ ऑप में आपने एक ही बार जिसको आता नहीं था, और पूरे 20 मिनट एक रो के और एक मना के, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं, और फिर रोना। आप कुछ भी समझे उसको, आप लोग उससे बहुत कुछ कर पाए होंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में उससे बढ़ के कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। मैं तो मशीन से 10 कदम दूर भी चलूँ तो मशीन टूट जाती है, ये मेरी किस्मत। इतनी सारी यादें हो सकती हैं आपकी, लेकिन अब मैं आपसे वो दरख्वास्त करने वाला हूँ जो मैं पहले ही कर रहा था और मुझे बहुत पहले ये काम कर लेना चाहिए था। वो ये कि कुछ थोड़ा सा सुना दीजिए गाने के नाम पे, पश्तो। मुझी चपेरा का कलाप के इशारा, मस्त जमादारा, मुझी चपेरा रंग महल को, पमा खोय बंद यार मिसाल को, कयो जलाडम रावण सुंदर माना, मुझी चपेरा का कलाप के इशारा, मस्त जमादारा या कुर्बान। ये मतलब क्या हुआ इसका? मुझे क्या पता। ये पश्तो में है। अब भूल गई हूँ ना, अब पश्तो वालों से इतनी दूर हो गई हूँ, अब भूल गई हूँ। आम पश्तो समझती हूँ मैं। अच्छा। बात फिर करते और हैं। इसके अलावा दूसरी आपने और कौन सी जबान थी जो पश्तो से? नहीं, वो तो पोठवारी, वो तो बड़ी पंजाबी के पास है। पता नहीं करते क्यों, पैसे ज़ाया करते थे। लेकिन एक बात है कि ट्रांसलेशन उर्दू में करना होता था। मैं उर्दू लिख नहीं सकती थी, उर्दू पढ़ लेती हूँ, अब तो वो भी शायद बड़ी मुश्किल से होगा। अब उस
सख्ती करते थे कि लिखो भी उर्दू में और पढ़ो भी उर्दू में। एनीवे बाकी जितने थे ट्रांसलेटर और लोग सब उर्दू में लिखते थे, मैं हिंदी में लिखती थी, पढ़ लेती थी। पश्तो की कोई और चीज़ याद नहीं आपको जो आपकी फेवरेट रही हो? आपको जैसे मैं ये कहूँ कि कौन लोग हैं जिन्होंने पश्तो में गाया है? नहीं, मैं बहुत साल एक बात सुनाती हूँ जो पश्तो से वो जो ऐसा है कि बहुत सारे और भी लड़कियाँ ये जो भी गाते थे, आदमी ज़्यादा थे। हमारी रिकॉर्डिंग हुई थी, ऑल इंडिया रेडियो ने रिकॉर्डिंग की, बेची या क्या किया, वो सीडीज़ बनी, वो अफ़गानिस्तान भेजी गई, जो पश्तो के प्रोग्राम होते थे। मुझे सिलसिले ये नहीं पता कि क्या हुआ। जब मैं वॉइस ऑफ अमेरिका में काम करती थी तो वॉइस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग का जो हेड मिनिस्टर था वाशिंगटन में, उनके घर पार्टी थी और हमारे बॉस जो थे वॉइस ऑफ अमेरिका के इंचार्ज थे, वो मेरे बड़े दोस्त थे। और उन्होंने कहा कि फुल मून नाइट को वो बड़े जो उनका नाम मुझे याद नहीं है, उनके घर पार्टी है, मैं चाहता हूँ। मैं तबले साथ लेके गई थी, मैंने तबला बजाना थोड़ा सीखा था, अब तो सब कुछ भूल गए। तो मैं तबले ले गई थी साथ। तो कहने लगे कि तुम अपने तबले लेके मिनिस्टर के घर, तुम्हें और महेंद्र को चलना होगा, और तुम बेशक वॉइस ऑफ अमेरिका से टैक्सी मंगवा लो, वो तुम्हें छोड़ भी आएगी, 4 घंटे वहाँ रहोगे, तुम्हें टैक्सी तुम्हारे घर पहुँचा देगी। हमारे घर से कोई 40-50 मील दूर होगा। तो मुझे याद है फुल मून नाइट को कहने लगे जब मैं इशारा करूँगा तो तबला बजाना बंद करना। ही सेड जब तुम तबला बजाती हो तो मुझे इतनी राहत मिलती है, इतना कुछ अजीब सी फीलिंग होती है। सो आई वॉन्ट माई बॉस टू हियर दैट। तो वो मुझे एक भेंट की तरह साथ ले गए थे, मेरे को और महेंद्र को। तो मैंने बजाया तबला, फिर खाना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा कि गाना गाओ पश्तो में। तो मैंने एक आध लाइन गाई, लेकिन लोग, औरतें थी, सब कुछ था। तो वो जो इंचार्ज थे, जो भी थे, वो मुझे मेरी बाँह पकड़ के, मैं थोड़ी सी घबराई भी, मुझे अंदर ले गया अपने घर के अंदर। तो जाके एक कमरे की बत्ती जलाई और वहाँ पे बहुत सारी सीडीज़ और रिकॉर्ड पड़े थे। कहने लगे कम हियर, एंड he showed me Pashto CD also, 3-4 CDs. He said I love international music. The day I want to spend with myself, I close the door and I listen to village folk music. And then he took out record and there was one of mine. Not just by my alone. 3-4 लड़कियाँ हम जो गाते थे, 3 लड़कियाँ और 1 आदमी। तो मुझे अपनी आवाज़, क्योंकि मेरे को टप्पा अलग अपना मेरा जो हिस्सा था, जब मैंने अपना वो सुना, मुझे ये फीलिंग हुई जैसे कि मैं मर चुकी हूँ और ये मेरी आवाज़ आ रही है। और ये रिकॉर्डिंग कहाँ, पेशावर की या ऑल इंडिया रेडियो पेशावर की इंटरनेशनल रिकॉर्डिंग थी। इट वाज समथिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कंट्री साइड। कभी कुछ लोगों ने किया होगा पता नहीं क्या था, तो लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि मैं जब अंदर जाती थी तो मैं बड़ी घबरा रही, मुझे अंदर क्यों ले जा रहे हैं, मुझे अकेले क्यों ले जा रहे हैं। लेकिन फिर जब मैंने आवाज़ सुनी, आई वाज सो सरप्राइज। अच्छा माय गॉड, मैंने उनको नहीं कहा कि मेरी आवाज़। ठीक है, आप पश्तो के अलावा और हिंदी बारे में तो गा लेती हैं, खूब गाती हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए आप कोई वैसा गा सकते हैं जैसे आपसे 40 साल पहले। देखो भैया, मैं अब सुनने वाले सब बड़े हैं, मेरे लिए म्यूज़िक एक उस लवर की तरह है जिसको मैं प्यार करती हूँ और जो मुझे प्यार नहीं करता। क्या बात, मैं बिल्कुल ये कहती हूँ, जिसने मुझे मौका नहीं दिया सीखने का। मैं अपने आप से मैं अपने आप क्लासिकल गाने की कोशिश करती हूँ, अपने आप गाने बनाती हूँ जो कि क्लासिकली गाए जाएं। आई नित नई रुत की बहार रे, आई नित नई रुत की बहार रे, फूल फूल पे भंवरे डोले सखी, आए नहीं सजना हमार रे, कब तक नैनन द्वार सजाऊं, कब तक नैनन द्वार सजाऊं, दीप जलाऊं दीप बुझाऊं, कब तक करूं सिंगार रे,
आई नित नई रुत की बहार रे। वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। रजनी जी, आपने एक लंबा वक्त यहाँ सेंट्रल लंदन में गुजारा है, बड़े बड़े फ्लैट्स में रही हैं, अभी भी जहाँ आप रहती हैं वो भी बहुत मशहूर जगह है, बहुत ही मशहूर फ्लैट है। आप यहाँ से अब इसको चेंज करने वाली हैं? हाँ, अब मेरे को जाना पड़ रहा है, वो चले गए हैं, अब मेरी बारी है। और वो अभी 1 साल हुआ है, 1 साल हुआ, अब जितना आराम करना कर लें। अब मैं पहुंचूंगी तो फिर तो आप बेटी के साथ शिफ्ट हो रहे हैं? थोड़ी देर के लिए। अच्छा। थोड़ी देर के लिए, फिर मैं थोड़ी देर के लिए इंडिया जाना चाहती हूँ और कुछ और दूसरे देशों में भी जहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं। घूमने के लिए जाएंगी? घूमने के लिए, मिलने के लिए? हाँ, हांगकांग, मेरे बेस्ट फ्रेंड हांगकांग में। ठीक है, मैंने बेटी का जिक्र किया, आपकी बेटी का नाम है कल्याणी। हाँ, और कल्याणी जो है इस मुल्क की एक बहुत ही मशहूर बैरिस्टर है। हाँ, वो बैरिस्टर थी पहले, थी बड़ी मशहूर, अब वो थक गई। और बैरिस्टर का ये होता है, दुकानदार का काम है, कोई केस मिले तो काम है, तो केस ना मिले तो 4 महीने आप खाली बैठे रहो। अब एक तो लड़की को केस देना यहाँ के मर्द भी पसंद नहीं करते, पहले मर्दों पे बांट दो किसी जिस चेंबर में आप हो, जब उनमें से कोई नहीं किसी के पास टाइम तो फिर औरतों को देते हैं, सिर्फ कल्याणी कोई नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि कुछ लंबा अरसा बीत जाता है, कोई कुछ काम नहीं होता, फिर कुछ बहुत ही ज़बरदस्त काम होता है, उसी दिन केस मिलता है, पूरी रात जाके अगली रातें जाके, बड़ी मुश्किल, बैरिस्टर का काम बहुत मुश्किल है। वो एक रिकॉर्डर का नाम टर्म होती है, वो काम किया उन्होंने? उससे नहीं, उसने बैरिस्टर ही थी वो, लेकिन फिर आखिर हार के, हमेशा कहती थी मैं कभी जज नहीं बनूंगी, लेकिन आखिर हार के बन गई जज है। शी इज, हाँ, हर ऑनर जज कॉल, क्योंकि कल्याणी नाम तो कोई प्रोनाउंस कर ही नहीं सकता, उसके बाप ने तो रख दिया। तो वो कैली, उसको कैली बुलाते हैं। अच्छा, हर ऑनर जज, हर जज का है, हर ऑनर जज कॉल कहलाती है। आप वो अपनी गूगल करके देखिए। हाँ, वो तो मैं देख लूंगा, मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा भी है। मुझे तो ये भी अंदाजा है कि एक ज़माने में, अभी नहीं पहले, जो हाईएस्ट पेड बैरिस्टर्स होते हैं उनमें उनका शुमार होता था। बाप का दिमाग लिया, बाप का गुस्सा भी लिया है, काश सिर्फ दिमाग ही लेती। हाँ। लेकिन इतना ऐसा पॉसिबल नहीं। आपके लिए एक तरह से ये बिल्कुल ही नई इनिंग्स है ना, कि कॉल साहब के जाने के बाद अब आप इस फ्लैट को, यहाँ आपने उनके साथ वक्त गुजारा है। मुझे लगता है कि जिस फ्लैट में हम यहाँ बैठे हैं इसमें शायद आप 1-8 हफ्ते और हैं, उसके बाद फिर चली जाएंगे। हाँ, 2 हफ्ते जी। तो रजनी जी, जो भी अब आपका एक सफ़र शुरू हो रहा है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि खुद मुख्तार लड़की घर से बाहर निकल के अपनी दोस्तों से मिलने जाती है, ये आपका सफ़र है? बस यही समझ लीजिए। बात ये है कि आदतें बन जाती हैं। मेरे को सबसे बड़ी तकलीफ, मुझे कुछ मशीनों का पता नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको कंप्यूटर आप कैसे करते हैं और आईपैड क्या करते हैं। तो मेरी सबसे बड़ी मौत ये थी कि मैं यहाँ से जाऊँ तो टाइम्स और ये इवनिंग स्टैंडर्ड मेरी शराब है। जब तक इवनिंग स्टैंडर्ड ना पढ़ लूँ, इस बेचारी से पूछो, बर्फ़ बारिश कुछ, इवनिंग स्टैंडर्ड पढ़ना मेरे लिए ज़रूरी है। 12 बजे रात को पार्टी से आऊँ तो मैं कहती हूँ लोगों के कूड़ों वाले में देख पढ़ के उन्होंने फेंका होगा, मुझे स्टैंडर्ड ला दो, मुझे स्टैंडर्ड ला दो। तो अब आज मेरा ग्रैंडसन आया, उसने मुझे बताया कि ऐप है, तुम दिल्ली में बैठ के भी नेक्स्ट डे यू कैन रीड थ्रू स्टैंडर्ड एंड टाइम्स एंड वट एवर यू वांट। लेकिन आप लोगों ने बहुत 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 मेरी बात की आपने मेरी, लेकिन मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है बचपन से ही किताबें पढ़ना। मेरे को ऊपर वाले ने, हर एक को कुछ ना कुछ मिलता है। मैंने 4-5 साल की उम्र में हिंदी की किताबें, जो नौकर गंदी किताबें पढ़ते थे, मैं उन्हीं की किताबें उठाती थी। मैंने हिंदी किसी ने मुझे नहीं सिखाई, मैं किताबें ही पढ़ी मैंने। उसके बाद 9 साल की हुई तो मैं अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ने लग गई। तो मैं, अब कल क्या है पता नहीं, सलमा से पूछिए, अ बुक अ डे। सलमा वो हैं जो आपके साथ में रहती हैं और आपकी थोड़ी सेवा भी करती हैं। हाँ,
और एक घर के सदस्य मेंबर की तरह से रहती हैं। मैंने खुद देखा आपको किताबें, आप तो 8-8, 6-6 घंटे किताब पढ़ती हैं। नहीं, इतना ये कम है। अच्छा, ये मैं इससे कहाँ ये कम है। मैं सारा दिन पढ़ती हूँ। मैं बस से आती थी। हाँ। जिस दिन महेंद्र घर होते थे, हमारे अलग रूटीन होती थी ना वॉइस हमारे का, मैं बस से आती थी। ये मुझे कहते थे मैं तुम्हें पिकअप करने आऊँगा। मैं, आप पिकअप करने ना, आप थक जाओगे घर। 2 बसें बदल के जब किताब ख़त्म होती थी तो अगली बस लेती थी, तो फिर घर जाती थी। ये तो अलग है। मुझे सबसे बड़ी ब्लेसिंग भगवान ने, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी हमेशा से बहुत किताबें पढ़ी हैं आपने और पढ़ती रहती हैं लगातार। मुझे ये भी याद है कि जब आप बीबीसी में बुश हाउस में आती थी तो पैदल आती थी बहुत बार। मैं पैदल आती थी, चलते हुए एक दफ़ा एक लंबा ऊंचा अंग्रेज, मैं किताब पढ़ के उसके पेट में किताब मारी, उसने मेरी ऐसे ऊपर किया, लुक अप। आप ऐसे करके चल रही थी। उफ, रजनी जी। हाँ, आप क्या कहूँ, आप आइए मेरी किताबें देखिए। ये हर 2 साल के बाद मैं चैरिटीज़ को भिजवा देती हूँ, क्योंकि घर में इतनी जगह नहीं। मेरी बेटी ने एक मुझे बड़ा कमरा दिया हुआ किताबों का, अब वो वापस ले गया आई थिंक। अब मुझे देनी पड़ेंगी ना, क्या मैं देती आई हूँ। मेरे पास उर्दू की पोइट्री भी है, मेरे पास पता नहीं कहाँ क्या छुपा के रखी हुई ये चीज़ें, लेकिन किताबें छोड़ने का, आपको पढ़ने का बहुत शौक रहा है। बिल्कुल सही बात है। मैंने अपनी 3 किताबें रखी मेरे साथ जलने को। अच्छा, वो अलग से रखी हुई। अपनी बेटी को मैंने कह दिया। जलने का मतलब? जलने का मतलब कि मेरा क्रीमेशन होगा, फ्यूनरल नहीं होगा। वो मैंने पहले ही से करवा दिया। जब महेंद्र का किया तो अपना करवा दिया। आई डोंट वांट एनी फ्यूनरल, आई वांट टू एंजॉय इट माई सेल्फ। आई डोंट वांट पीपल टू कम देयर एंड एंजॉय आर जस्ट से ओ चली गई सारी। ये तो यही कहते हैं पर सो मैंने अपना। तो किताबों का क्या होगा, क्या मैं समझ? किताबें मैं बस हर 2 साल के बाद आपने कहा वो किताबें साथ में। हाँ, वो मैं यहाँ ये 3 किताबें 1, 2, 3 रख के जलूंगी। मेरी बेटी ने मुझसे पूछा, जब तू फ्यूनरल नहीं चाहती तो मुझे बता दे अभी से, तुझे कौन से कपड़े पहनने हैं लास्ट, मुझे बता दे। मैंने कहा वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वो किताबें बताऊंगी जो मेरे साथ जलनी चाहिए। जब मैं छोटी थी तो अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ती थी, उसमें था वाइन एंड चीज़। मुझे पेशावर में वाइन और चीज़ का कहाँ मतलब आता था, तो मैं कहती थी कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं वाइन और चीज़ ज़रूर लूँगी। फिर जब पहुँच गए वाशिंगटन एंड आई वर्कड एज ए लाइब्रेरियन, फर्स्ट डे आई वॉकड इनटू द लाइब्रेरी, आई हैड टू बी ट्रेन्ड। दे सेड दे विल नॉट गिव मी ए सर्टिफिकेट अनलेस आई वर्क इन ए लाइब्रेरी। और जिस कमरे में गई वहाँ ज़मीन पर किताबें, इधर किताबें, पुरानी किताबें, नई किताबें। मैंने कहा ओह माय गॉड, मैंने किस वक़्त ये मांगा था, ये स्वर्ग मैंने किस वक़्त मांगा था कि भगवान ने मुझे दे ही दिया। जस्ट मी एंड बुक्स एंड नथिंग एल्स। आपने किताबों का जिक्र किया रजनी जी, 3 कौन सी किताबें हैं? पहले तो मैं ज़्यादा फिक्शन कहानियाँ पढ़ती थी, लेकिन आज कल की खबर है जो एक बहुत महान महिला की अब चली गई स्वर्ग में, टोनी मॉरिसन उनका नाम है। मैंने उनकी हर किताब पढ़ी है, हर किताब की कम से कम 7-7, 8-8 कापियाँ लोगों को बांटी हैं। उससे अच्छी मैं किसी के पाँव छूने को तैयार नहीं हूँ, पर टोनी मॉरिसन के पाँव मैं हमेशा छूने को तैयार। वो अमेरिका की ब्लैक औरत, उन्होंने ब्लैक की जो दुर्दशा वहाँ होती रही है उसके बारे में लिखा है, बिना बात बढ़ाए चढ़ाए, बिना अपने मन के भाव बताए कि क्या हो रहा है। मैंने उतनी बहादुर किसी को नहीं देखा। मेरे लिए टोनी मॉरिसन से बढ़ के किसी की इज्जत नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। बाकी सब कुछ पढ़ती हूँ। मेरे पास अभी मैंने उसको अपने स्वाद के लिए बचा कर रखा है, बिकमिंग, मिसेस ओबामा की किताब, वो रखी हुई अपनी डिजर्ट के लिए। मिशेल ओबामा की, मिशेल ओबामा की। हाँ, आप चलोगे तो आपको दिखाऊंगी। मैं अब आजकल मुझे जापानीज़ लिटरेचर को इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए किताबें मैं मंगवा रही हूँ। तो फिक्शन एक ज़माना था, अभी तक भी पढ़ती हूँ फिक्शन, बट नाउ आई एम टू ओल्ड, आई कांट। मैं प्रेम कहानियाँ तो मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगती थी। भगवान ने मुझे इसीलिए ये रखा था क्योंकि मुझे खुद प्रेम करना ही नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे इसी तरह बनाया। तो जिनसे शादी हुई वो खाली शायरी जानते थे प्रेम के बारे में, बाकी हर वक्त गाली गुस्सा, जो बात है वो गलत है, जो वो जानते हैं वो ठीक है, जो तुम जानते हो गलत। इसीलिए मैंने उसमें कह दिया हमारी झगड़ा किस बात पे होना है। वो भी जानते हैं मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं भी जानती हूँ मैं बेवकूफ़।
अच्छी गुजर गई। हम दोनों का मन मुटाव हो ही नहीं सकता था। ही न्यू एवरीथिंग, आई नो ही न्यू एवरीथिंग, ही न्यू आई डिडंट नो एनीथिंग। बड़ी अच्छी रहती है। रजनी जी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो आप ये जो नई इनिंग शुरू कर रही हैं इसके लिए ऑल द बेस्ट, हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा नेक ख्वाहिशात। मैं क्या मेरी जर्नी अच्छा रजनी जी आपके साथ तो मैं घंटों बातें कर सकता हूँ, घंटों मैंने आपके साथ में बिताए भी हैं आपको सुनते हुए, और आज भी इतना मज़ा आया है। तो आगे कभी एक बार फिर से आपसे ज़रूर बात करेंगे। तो फिलहाल तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर देता हूँ। शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी बीमारी है चुप करना ही ना, बोलते ही जाना। तो आप लोगों ने मुझे इतना लंबा अरसा दे दिया बोलने का। किसी ने कभी इतना पेशेंस मेरे को नहीं दिखाया इसलिए सारा शुक्रिया मेरा। ये इसलिए भी है कि एक ब्रॉडकास्टर ये दूसरे ब्रॉडकास्टर के साथ में अगर पेशेंस नहीं दिखाएगा, मेरे साथ फिर कौन पेशेंस दिखाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Cine Inc.